मुजफ्फरनगर से संत शिरोमणि कबीर साहिब की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किए जाने की मांग उठी है। जनपद के सामाजिक संगठन वीरांगना झलकारी बाई कोरी एकता मंच ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से सौंपते हुए 29 जून को संत कबीर जयंती के अवसर पर सरकारी छुट्टी घोषित करने की अपील की है। संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि संत कबीर साहिब भारतीय समाज के महान संत, समाज सुधारक और सामाजिक समरसता के प्रतीक रहे हैं। उन्होंने अपने जीवन भर समानता, भाईचारे और सत्य का संदेश दिया। ज्ञापन में कहा गया है कि जब प्रदेश सरकार द्वारा संत रविदास जयंती, गुरु नानक देव जयंती और भगवान परशुराम जयंती जैसे अवसरों पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है, तो संत कबीर साहिब की जयंती पर भी अवकाश घोषित किया जाना चाहिए। संगठन ने यह भी तर्क दिया कि संत कबीर साहिब का जन्मस्थल काशी और समाधि स्थल मगहर दोनों उत्तर प्रदेश में स्थित हैं, जिससे प्रदेश के लिए उनका महत्व और भी बढ़ जाता है। हर वर्ष कबीर जयंती पर प्रदेश भर में सत्संग, भंडारे, शोभा यात्राएं और धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। वीरांगना झलकारी बाई कोरी एकता मंच के पदाधिकारियों ने उम्मीद जताई है कि मुख्यमंत्री इस मांग पर सकारात्मक विचार करेंगे और 29 जून को सार्वजनिक अवकाश घोषित कर कबीरपंथी समाज की भावनाओं का सम्मान करेंगे। ज्ञापन सौंपने के दौरान समाज के कई गणमान्य लोग और संगठन के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। मैं मोहित कुमार कोरी, एडवोकेट, वीरांगना झलकारी बाई कोरी एकता मंच का महामंत्री। ज्ञापन दिया है हमने प्रदेश में, उत्तर प्रदेश शासन से मांग की है कि संत शिरोमणि कबीर साहिब उनकी ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को उनका प्रकट उत्सव जयंती के रूप में मनाया जाता है। हम उत्तर प्रदेश शासन से मांग करते हैं कि उनकी जयंती पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की जाए, क्योंकि उनके समकक्ष रविदास जी, गुरु नानक जी, परशुराम जी, अहिल्याबाई होलकर आदि जैसे महापुरुषों के जन्म जयंतियों पर सार्वजनिक अवकाश उत्तर प्रदेश में घोषित है। उसी प्रकार से हम वीरांगना झलकारी बाई कोरी एकता मंच, कोरी एवं भूयार समाज की ओर से उत्तर प्रदेश शासन से मांग करते हैं कि कबीर साहिब की जन्म जयंती पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की जाए, क्योंकि कबीर साहब एक ऐसे अद्वितीय संत रहे हैं। भारत में, संपूर्ण भारतवर्ष में उनके करोड़ों अनुयायी है। उनके नाम से कबीर पंथ की स्थापना हुई है और उन्होंने सदैव भाईचारे की बात की और समाज में समरसता प्रदान करने के लिए ऐसे योगदान दिया है। तो ऐसे संत की जन्म जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किए जाने की हम उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करते हैं। मुजफ्फरनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में एक भव्य मीडिया संवाद कार्यक्रम और जनकल्याण शिविर का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी ITI परिसर में आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने की। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने केंद्र और प्रदेश सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं, नीतियों और उपलब्धियों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बीते 12 वर्षों में सेवा, सुशासन, विकास और जनकल्याण के क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य हुए हैं, जिनका लाभ देश के करोड़ों लोगों तक पहुंचा है। इस अवसर पर विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए जनकल्याण शिविर का शुभारंभ फीता काटकर किया गया। शिविर में कृषि, स्वास्थ्य, पुलिस, अग्निशमन, शिक्षा, पंचायत राज, प्रोबेशन, स्वयं सहायता समूह और ITI सहित कई विभागों ने अपने स्टॉल लगाए, जहां आम जनता को सरकारी योजनाओं की जानकारी और लाभार्थी सेवाएं उपलब्ध कराई गयी। कार्यक्रम में राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल, जिलाधिकारी उमेश मिश्रा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा सहित अनेक जनप्रतिनिधि, अधिकारी और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। आयोजन का उद्देश्य सरकार की योजनाओं को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाना और नागरिकों को उनके अधिकारों एवं सुविधाओं के प्रति जागरूक करना रहा। देखिए, आज मैं मुजफ्फरनगर के अंदर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय मोदी जी, जिनका चुने हुए प्रतिनिधि के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में सबसे बड़ा कार्यकाल था, और वो कार्यकाल जो देश के विकास के लिए, देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए, देश के मान सम्मान को बढ़ाने के लिए, आज उसी के लिए हम लोग मुजफ्फरनगर आए और उसी के लिए आप सभी से आग्रह भी किया है। देखिए, कुछ प्राकृतिक आपदाओं के कारण, जो बारिश, तूफान और उसके कारण कहीं कोई असुविधा हुई है, तो विभाग के लोगों को कहा गया कि तीव्रता के साथ उन्हें ठीक करते हुए बिजली आपूर्ति सुनिश्चित। देखिए, महंगाई किसी एक देश का विषय नहीं है, महंगाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तय होगी, लेकिन मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ, जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि विश्व में सबसे ज्यादा कंट्रोल करने का काम महंगाई को यदि किया है तो हिंदुस्तान के अंदर किया है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी बड़ी जिम्मेदारी के साथ, अन्य प्रधानमंत्री जी ने कंट्रोल किया है हम लोगों ने महंगाई को, और बाकी देशों की तुलना में आप देखेंगे, चाहे वो विकासशील देश हो चाहे विकसित देश हो, उनकी अर्थव्यवस्थाएं चरमराई हुई है। लेकिन प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद करूंगा कि उनके यशस्वी नेतृत्व में
हिंदुस्तान को प्रधान सेवक और एक परिवार के मुखिया के रूप में उन्होंने हिंदुस्तान को संभाला। ये तो टीएमसी वाले बता सके भाई वो क्यों टूट रही है। हम तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और हमारी विचारधारा से सहमत होकर देश के निर्माण के लिए जो हमसे जुड़ना चाहता है स्वागत है। देखिए एक सरकार की प्रक्रिया है, जो पॉलिसी लेकर आए उसके साथ वो अप्लाई करेंगे, सरकार उसका आगे बढ़ेगी। देखिए हमारा प्रयास है, मैंने पहले ही कहा कि जो हम 4 महत्वपूर्ण वर्गों की बात करते तो अन्नदाता किसान उसमें हमारी प्रयास, हम लोग का प्रयास है कि उनके खेती में वो जितने भी उपयोग होने वाले यंत्र हम उन सभी में सरकार की छूट के साथ आगे बढ़े। देखिए मैं एग्जैक्ट फिगर तो नहीं बता सकता आप कितना हुआ, लेकिन लगातार हम योजना और रोजगार मेले के माध्यम से, क्योंकि हमारे माननीय मंत्री भी यहाँ कपिल देव जी है, वो लगातार प्रयास कर भी रहे हैं। और मैं कह सकता हूँ कि जो काबिल हमारा नौजवान है वो आज की डेट में नौकरी, आप बताओ पहुंची या नहीं पहुंची। मुजफ्फरनगर में एक महिला ने गांव के ही युवक पर शादी का झांसा देकर लंबे समय तक शारीरिक शोषण करने, धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने और अश्लील वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से शिकायत कर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पीड़िता के अनुसार आरोपी ने पहले उसे प्रेम जाल में फंसाया और शादी का भरोसा देकर उसके साथ संबंध बनाए। महिला का आरोप है कि बाद में युवक लगातार उस पर धर्म परिवर्तन करने और अपनी धार्मिक परंपराएं अपनाने का दबाव बनाने लगा। इतना ही नहीं, आरोपी ने कथित तौर पर महिला की आपत्तिजनक वीडियो भी बना ली और उसे वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करता रहा। महिला का कहना है कि हाल ही में भी वीडियो सार्वजनिक करने की धमकी देकर आरोपी ने उसके साथ जबरदस्ती की। पीड़िता ने आरोप लगाया कि उसने पहले भी स्थानीय पुलिस से शिकायत की थी, लेकिन अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उसने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। महिला ने आशंका जताई है कि आरोपी उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर सकता है, जिससे उसकी और उसके परिवार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच सकता है। फिलहाल पुलिस अधिकारियों से शिकायत के आधार पर जांच और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। आउटरो जी, मैं जानसठ की रहने वाली हूँ, पिमोड़ा तहसील जानसठ। मैं एक लड़का है मोमडन का, 3 साल से मेरे साथ वो अफेयर करता है। वो 3 साल से और वीडियो बना रखी है मेरी नहाने की। मैं उसने वीडियो बनाई थी मेरी, यूँ बोलता है तुझे मुसलमान नहीं बनाऊंगा मैं, तो तेरे साथ ऐसे ऐसे करूंगा, तेरे पति को वीडियो दिखा दूंगा। कोई कार्रवाई 3 दफा मैंने एप्लीकेशन डाल दी है उसके नाम की, कोई कार्रवाई नहीं होती है। गांव में जाके फैसला हो जाता है, गांव में भी और चौकी में भी, कवाल चौकी में फैसला हो जाता है वहीं के वहीं। फिर उसके बाद फिर परेशान करता है मुझे, फिर मेरी धमकी देता है मुझे मुझसे मिलना हो, मैं तुम्हें तेरे पति को वीडियो दिखा दूंगा और फिर वीडियो दिखा दूंगा तेरे पति को मैं, और तू मेरे पास में आ जा। फिर वीडियो बनाता है उस, फिर मैं एप्लीकेशन डालती हूँ, फिर वीडियो बनाता है मेरी, फिर एप्लीकेशन डालती हूँ मैं, तो कार्रवाई आगे नहीं चलती, थाने से आगे नहीं जाती, जानसठ थाने से आगे नहीं जाती। मैं आज इसलिए आई हूँ यहाँ। मेरी 2-3 वीडियो बना रखी है उसने, जाने कितनी उसके लोग में पड़ी है वीडियो, मेरी वीडियो उसकी। तेरे पति को दिखा दूंगा, वायरल कर दूंगा मैं वीडियो। जी, शोषण करता है मेरे साथ में वीडियो के जरिए। मैं चाह रही हूँ उसको सजा होनी चाहिए। मेरे गांव का पिमोड़े का रहने वाला नजाकत है। 3 साल हो गए जी मुझे परेशान हो, तो 12 साल हो गए मेरे साथ, 13 साल जी, फिर भी परेशान करता है मुझे। कहता है यही कि तुझे मार दूंगा, तुझे, मेरे पति को धमकी देता है मारने की, वो मेरे पति को भी, मेरे बच्चों को भी, मुझे भी, कि तू मेरे साथ में मोमडन बन जाए, मेरे साथ में रहने लग जा तू। 3 बच्चे हैं मेरे साथ कोई नहीं है। मैं 3 साल से जानती हूँ उसे। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गिफ्ट सिटी में हेक्सावेयर के नए केंद्र का लोकार्पण किया। यह अत्याधुनिक केंद्र वैश्विक बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा क्षेत्र को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग और डिजिटल तकनीकों पर आधारित समाधान उपलब्ध कराएगा। इस निवेश को गुजरात के तकनीकी और आर्थिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान कंपनी ने घोषणा की कि अगले 3 वर्षों में करीब 1000 उच्च कुशल रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि इस तरह के निवेश गुजरात की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को और मजबूत करेंगे तथा युवाओं के लिए रोजगार और नवाचार के नए अवसर पैदा करेंगे। उन्होंने कहा कि गिफ्ट सिटी तेजी से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय और तकनीकी केंद्र के रूप में उभर रही है। यह नया केंद्र न केवल गुजरात बल्कि पूरे भारत को वैश्विक वित्तीय सेवाओं और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नई पहचान दिलाने में अहम भूमिका निभाएगा।
तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद स्थित एयरफोर्स अकादमी में आज संयुक्त स्नातक परेड यानी सीजीपी का भव्य आयोजन किया गया। यह परेड भारतीय वायुसेना की 217वीं कोर्स के फ्लाइंग और ग्राउंड ड्यूटी शाखाओं के फ्लाइट कैडेट्स के प्री-कमीशनिंग प्रशिक्षण के सफल समापन का प्रतीक रही। इस गौरवपूर्ण अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि और रिव्यूइंग ऑफिसर के रूप में शामिल हुए तथा उन्होंने परेड की सलामी ली। इस अवसर पर कुल 231 फ्लाइट कैडेट्स भारतीय वायुसेना में अधिकारी के रूप में शामिल हुए, जिनमें 194 पुरुष और 37 महिला कैडेट्स शामिल हैं। कार्यक्रम की सबसे खास उपलब्धि यह रही कि नेशनल डिफेंस एकेडमी की पहली महिला कैडेट्स बैच की 5 कैडेट्स ने भी एयरफोर्स अकादमी से अपना प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर अधिकारी के रूप में ग्रेजुएट किया। परेड के दौरान कैडेट्स ने शानदार मार्च पास्ट और अनुशासन का प्रदर्शन कर सभी का मन मोह लिया। यह आयोजन भारतीय वायुसेना की पेशेवर उत्कृष्टता, समर्पण और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश के आगरा में सुहावने मौसम ने विश्व प्रसिद्ध ताजमहल की खूबसूरती को और भी निखार दिया है। ठंडी हवाओं और खुशनुमा वातावरण के बीच ताजमहल पर देश विदेश से आए पर्यटकों की भारी भीड़ देखने को मिली। सुबह से ही बड़ी संख्या में सैलानी इस ऐतिहासिक धरोहर के दीदार के लिए पहुंचते रहे और ताजमहल की भव्य वास्तुकला का आनंद लेते नजर आए। पर्यटकों ने ताजमहल के विभिन्न हिस्सों का भ्रमण किया, इसकी ऐतिहासिक विरासत को करीब से देखा और यादगार पलों को अपने कैमरों में कैद किया। कई पर्यटकों ने कहा कि मौसम सुहावना होने के कारण ताजमहल का नजारा और भी आकर्षक दिखाई दे रहा है। ताज परिसर में उत्साह और रौनक का माहौल देखने को मिला। पर्यटन विशेषज्ञों का मानना है कि अनुकूल मौसम और छुट्टियों के चलते आने वाले दिनों में पर्यटकों की संख्या में और बढ़ोतरी हो सकती है। कुल मिलाकर ताजमहल एक बार फिर अपनी अद्भुत सुंदरता और ऐतिहासिक गौरव के साथ देश दुनिया के पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और राज्य के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग शूटिंग एकेडमी पहुंचे, जहां उन्होंने खिलाड़ियों से संवाद किया और खेल व शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे बदलावों की जानकारी दी। इस दौरान धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत खिलाड़ियों की शैक्षणिक और खेल संबंधी उपलब्धियों को अपार आईडी से जोड़ा जाएगा, जिससे छात्रों और खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा का बेहतर लाभ मिल सकेगा। उन्होंने बताया कि इंटर स्पोर्ट्स गतिविधियों को भी क्रेडिट स्कोर से जोड़ने की दिशा में काम किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पहली बार आईआईटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में स्पोर्ट्स कोटा लागू किया गया है, जिससे खिलाड़ियों को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर मिलेंगे। धर्मेंद्र प्रधान ने 2036 ओलंपिक को भारत का बड़ा लक्ष्य बताते हुए कहा कि विकसित भारत 2047 के संकल्प को पूरा करने में युवाओं और खिलाड़ियों की अहम भूमिका होगी। इस अवसर पर खिलाड़ियों ने भी अपने अनुभव साझा किए और खेल सुविधाओं को लेकर चर्चा की। पश्चिम बंगाल की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। फर्जी हस्ताक्षर से जुड़े एक मामले में सीआईडी ने कोलकाता में उनसे करीब 6 घंटे तक लंबी पूछताछ की है। बताया जा रहा है कि यह मामला विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के चयन से जुड़े कथित फर्जी हस्ताक्षरों की जांच से संबंधित है। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी अभिषेक बनर्जी के जवाबों से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। इसी कारण उन्हें 14 जून को दोबारा पूछताछ के लिए पेश होने का नोटिस जारी किया गया है। वहीं इस घटनाक्रम के बीच कोलकाता स्थित उनके आवास पर केंद्रीय बलों की मौजूदगी के साथ स्थानीय पुलिस के पहुंचने की खबर ने राजनीतिक हलकों में हलचल बढ़ा दी है। हालांकि पुलिस की मौजूदगी और कार्रवाई के उद्देश्य को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। मामले पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं और आने वाले दिनों में यह राजनीतिक रूप से और अहम मोड़ ले सकता है।